इंदौर इंडिया का एक ऐसा शहर जहां का खाना काफी फेमस है एंड उसके साथ ही फेमस है यहाँ की गलियों में जन्मा एक ब्रांड, प्रताप स्नैक्स। प्रताप सेल्स ओवर 1.2 करोड़ पैकेट्स डेली एंड क्लॉक्स 1600 करोड़ का सेल्स एनुअली। इनके 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस 27 स्टेट्स with a distributor network of 22 lakh retail outlets and 1500 distributors. The brand has become so big that it is giving the giants like Haldiram's and Bikaji a run for their money. And अब कहानी में ट्विस्ट लाते हुए Haldiram is looking to acquire a majority stake in Pratap Snacks. तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पता चल ही गया प्रताप स्नैक्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 चीजें: प्रताप स्नैक्स की ओरिजिन स्टोरी, की स्ट्रेटजीज यूज्ड टू compete with the giants, business lessons from the company and why does Haldiram want a bite of the brand। तो शुरू करते हैं। कोई भी कहानी की शुरू होती है उसके हीरो से, और एक स्टार्टअप में हीरो कौन होता है? उसका फाउंडर यूजुअली। तो इस कंपनी के हीरो हैं अमित कुमार। बात है 1990s की। अमित had come down to his hometown Indore after completing his masters in science from the US. यहाँ he landed a job in the marketing and distribution division at a snacks company called Vardhaman Snacks. After working in Vardhaman for 10 long years, he decided कि अब entrepreneurial leap लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उनके पापा क्या करते थे? वो एक होलसेल गारमेंट शॉप इंदौर में चलाते थे जहाँ वो नायलॉन कॉटन और लिनन क्लॉथ बेचा करते थे। आफ्टर अ शॉर्ट स्टिंट एंड स्टीप लर्निंग कर्व एट हिज फादर्स शॉप, अमित को कुछ और करना था, कुछ बड़ा करना था। So with passion and enthusiasm in 2001, Amit entered the chemical manufacturing business. बट एक ही साल के अंदर उनके सिर पे 6 करोड़ रुपीस का लोन आ गया। उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ा। और यूजुअली ऐसे टाइम पे ना फाउंडर थक हार के बस छोड़ देते हैं। वो कुछ एक स्लोअर पेस जॉब ले लेते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। अगर वो उनके लिए सही वर्क करता है तो वो सही है, बट नॉट फॉर अमित। वो एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा उनमें अभी भी एक्टिव था। उन्होंने अपने इकिगाई को ढूंढा। तो जानते हैं 30-40 सेकेंड्स में ये इकिगाई क्या होता है? इकिगाई एक जापानीज फिलॉसफी है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है लाइफ वर्थ, विच लूजली मीन्स रीजन फॉर बीइंग, जीवन जीने का कारण। ये देखिए ग्राफ स्क्रीन पे, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट कैन यू बी पेड फॉर। जब ये चारों एक साथ आते हैं तो मतलब आपको आपका इकिगाई मिल गया। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अब की बार उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा यार चलो मुझे जो इंडस्ट्री के बारे में पता है ना, जो मुझे अच्छे से आता है, मैं उसी में डिसरप्शन करता हूँ। तो उन्होंने 43,000 करोड़ का स्नैक्स इंडस्ट्री पकड़ लिया। और उनकी इनसाइट क्या थी? उन्होंने एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया। जब वो वर्धमान स्नैक्स में थे ना, तो उन्हें समझ में आया ये बड़े बड़े ब्रांड्स कैसे काम कर रहे हैं। उन्हें लगा कि यार एग्जिस्टिंग ब्रांड्स ना मेट्रो सिटीज में तो बहुत बढ़िया करते हैं, बट इंदौर जैसे सिटीज में या टियर 2 सिटीज में पेनिट्रेशन काफी कम है, क्योंकि वो रीजनल टेस्ट्स को शायद केटर नहीं कर पाते हैं। तो बस वो लग गए। दिमाग में एक आइडिया और दिल में एक जज्बा लेकर अमित ने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी 2003 में अपने दोस्त अरविंद मेहता और भाई अपूर्व कुमार के साथ। ऑल फ्रॉम अ टाइनी 100 स्क्वायर फीट ऑफिस इन नवलखा, इंदौर। इनिशियली दे आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। उन्हें पता था उनका गेम डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से करवाया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना था। फिर ना उन्हें एक और इनसाइट मिला। अमित ने देखा था हाउ पॉपुलर चीज बॉल्स वर इन बिगर सिटीज एंड उन्हें रियलाइज हुआ कि ही कुड रिप्लेस और क्विकली रेप्लिकेट देम एंड सेल इट इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। अब छोटे शहरों में पेनिट्रेट करने के लिए ब्रांड को कस्टमर समझना इंपॉर्टेंट था। और उन्हें समझ में आया कि यार कस्टमर्स को ना बैंग फॉर द बक चाहिए, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। इंडियन कंज्यूमर्स को ऐसे भी वैल्यू सीकर्स कहा जाता है। तो आप जैसे लेज वगैरह ब्रांड थे, इनमें ज़्यादा हवा बेची जा रही थी और ये छोटे सिटीज़ में नागवारा था। तो प्रताप स्नैक्स ने सोचा यार कस्टमर्स को तो चाहिए वैल्यू फॉर मनी, तो हम इसी तरह से कंपटीशन को क्यों ना कट करते हैं, हम प्राइस और क्वांटिटी का गेम खेलते हैं। तो उन्होंने उसी 5 रुपए में पैकेट्स निकाले चिप्स के, लेकिन उन्होंने 30 ग्राम दिया इंस्टेड ऑफ 22 ग्राम जो राइवल्स दे रहे थे। उन्होंने एक चुलबुले करके ब्रांड भी लॉन्च किया टू गिव कंपटीशन टू कुरकुरे, व्हिच वाज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांड एट दैट पॉइंट इन टाइम।
more quantity for the same price. अब जैसे जैसे कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी मिलने लगा, they rushed to this new brand and the sales soared. अभी देखेंगे तो कैसे उसने ग्रो किया अपना ग्राफ को। फर्स्ट ईयर में उन्होंने बनाया सिर्फ 22 लाख रुपीज रेवेन्यू, सेकेंड ईयर में 1 करोड़ और थर्ड ईयर में 7 करोड़ रुपीज। यस, दैट्स हाउ फास्ट फूड बिजनेसेस एक्चुअली कैन ग्रो, अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट सही मिल जाए। तो अब जब प्रताप स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सेटअप हो गया, कस्टमर्स ऑर्डर करने लग गए, तो उन्होंने सोचा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरा जाए। तो इन 2004 इट सेट अप अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर पोटैटो चिप्स इन इंदौर। By 2006 they expanded in Mumbai and their strategy was very simple. Pick one region, go deep into it and then move to the next region. उनकी इस स्ट्रैटेजी से एक बहुत बड़ा लेसन है कि एक नीश पकड़ो और उसमें घुसते जाओ, डीप जाते जाओ, rather than focusing on a lot of different things. In 2011 फिर इनके लाइफ में भी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया, आज के दिन जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, which is a founder raising capital from a venture capitalist. तो इन्हें बैक किया सिकोया कैपिटल ने उस टाइम पे 62 करोड़ रुपीस के साथ। आई थिंक शायद ये करीब $10 मिलियन होता होगा इन 2011, आई एम नॉट श्योर, हमें ये नंबर चेक करना पड़ेगा। 62 करोड़ रुपीस के लिए आई एम वेरी श्योर। तो भाई यहाँ से फिर पैसे आने के बाद प्रताप स्नैक्स का ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शुरू हुआ। वो बनाने लग गए अब नमकीन, रिंग्स एंड व्हील्स। So 7-8 years of successful stint के बाद Amit got more confident and planned to take on the giants in Delhi. He had a light bulb moment. And इसमें भी एक बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने सोचा यार why not add small toys or gifts in the products, जो कि बाकी ब्रांड्स भी करते हैं। इससे किड्स तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे मेरे प्रोडक्ट से। So 5 रुपए वाले रिंग्स के पैकेट में उन्होंने एक टॉय डालना चालू किया। वो जैसे टैजोज और बूमर टैटूज आते थे ना, वैसे ही। बट पता है आपको, दिस स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फेल्ड। पीपल वर स्टिल बाइंग DFM's क्रैक्स व्हिच वाज देयर लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर। अमित बहुत ही डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने अपना सारा स्टॉक क्या किया, असम में एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया और बोला ये बिके तो बेच देना वरना जला देना। एंड एज लक वुड हैव इट, द टॉयज वर अ हिट इन द ईस्ट। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों ही इनका ब्रांड का रिंग्स खाने लग गए। तो इन्होंने बच्चों को टारगेट करने के लिए और बहुत एड कैंपेन्स बनाए। इन्होंने पोगो के साथ पार्टनर किया, छोटा भीम को डाला अपने प्रोडक्ट्स पे। इन्होंने निकलोडियन के साथ पार्टनर किया, मोटू पतलू को डाला अपने पैकेजिंग पे। इन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स करके मूवी जो थी उसमें भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। तो यहीं से इन्हें समझ में आया कि इनका मेजर टारगेट ऑडियंस कौन है और ये सही जगह पे सही एड्स दिखाने लग गए। इसी तरह से इनकी रिंग्स वगैरह के डिमांड भी बढ़ने लग गए। So much so that Pratap Snacks had to set up 2 new manufacturing plants in 2 consecutive years. आज के टाइम पे 35% of the total sales is contributed by rings. And इससे पता है क्या हुआ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रताप स्नैक्स became the largest toy consumer in India. तो कितना सिंपल है, राइट? और इसमें इंसाइट आपको चमका। कभी कभी कोई कैंपेन्स किसी जगह पे नहीं चलते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कैंपेन ही खराब हो। मे बी वो किसी और ऑडियंस के लिए सही तरह का कैंपेन है। फिर क्या था, फिर तो बस इन्हें आगे ग्रो करते जा रहे थे। अब इनके दिमाग में था यार एक ब्रांड बनाना चाहिए हमें। तो ब्रांड बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक सेलिब्रिटी को लाया जाता है। तो ये किसको लेकर आए, ये सल्लू भाई को लेकर आए। बस फिर क्या, अब पूरी इंडिया इस ब्रांड को येलो डायमंड के नाम से जानती है। जी हाँ, येलो डायमंड इस प्रताप स्नैक्स का ही ब्रांड। और ये सही टाइमिंग भी था क्योंकि इनका नेक्स्ट ईयर IPO अनाउंस करना था, जो कि मैंने ना बहुत सारी कंपनीज को करते हुए देखा है कि जब भी वो IPO अनाउंस करने वाली होती है ना, उसके पहले वाले साल में इतना ब्रांडिंग, इतना मार्केटिंग, इतना पंप करती है पैसा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कि इट्स लाइक वो रिटेल इन्वेस्टर्स के भी टॉप ऑफ द माइंड पे आना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा ब्रांड हैं। तो आई डोंट नो हाउ राइट और रॉन्ग दिस इज, बट मैंने ट्रेंड नोटिस किया तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। इनका IPO कितना बड़ा था, इनका IPO था 482 करोड़ रुपीस का, and this was oversubscribed 47 times and the stock was listed at a 33% premium. So full market को कब बैकिंग मिला इन लोगों को। और इसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, इसमें फ्रेश इशू तो 250 करोड़ का था, 250 करोड़ रुपीस का, बट बाकी का था ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मान लो प्रमोटर्स और सिकोया कैपिटल, वो अपने शेयर्स गांवों को बेच के जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच के जाते हैं।
यूजुअली मुझे तो ये ओवर प्राइस्ड ही लगते हैं आईपीओस, जहाँ पे भी स्पेशली ऑफर फॉर सेल आता है तो मैं जल्दी से टच नहीं करता हूँ। बट हाँ, कहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा मिल जाए तो कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए वापस आते हैं स्टोरी पे। विद दिस न्यू मनी इन्होंने और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन्होंने यम पाई, नाचोस, कुकी, केक ऐसे बहुत सारे आइटम्स को ऐड करना चालू कर दिया। 2018 में तो इन्होंने गुजरात बेस्ड एक कंपनी अवध स्नैक्स में 80% स्टेक फॉर 140 करोड़ रुपीज लिया, विद द सिंपल एम ऑफ गेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस गुजरात मार्केट ऑल्सो। इसी तरह इन्होंने अपना पूरा एक नमकीन का पोर्टफोलियो, अवध का नमकीन का पोर्टफोलियो भी इंटीग्रेट कर लिया। फ्राइम्स वगैरह सब बनाता है अवध, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी टू एक्सपैंड। तो इसी के केस स्टडी में ना अपने को हर तरह का एक्सपेंशन देखने मिलता है कि पहले तो आप बिना अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, फिर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट करते हैं और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं, फिर आप किसी को अक्वायर करते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है और अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड ब्रांडिंग कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके उनके कस्टमर्स तक भी पहुंचते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है अगर किसी को फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड मर्जर एक्विजिशन पर्सपेक्टिव भी इसको डीपर स्टडी करना हो। अब आ जाते हैं, अब लिस्ट हो गया है तो भाई स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की तो बात करनी ही पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ठंडी ही रही है परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे पूरे लाइफ साइकिल में तो मोटा मोटा इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से ये लिस्ट हुआ आज तक, जैसे 3-3.5% का ही रिटर्न दिया है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ ग्रेट रिटर्न। हाँ, किसी ने कोविड के टाइम पे दबा के ले लिया होगा तो उसको बहुत बड़ा शूटअप मिला होगा, और आगे भी जो आप शूटअप्स देख रहे हैं ना वो भी बिकॉज ऑफ सम रिसेंट न्यूज़ शूटअप्स आए हैं। अच्छा, सेल्स की बात करें तो सेल्स तो बूम कर ही रहे थे, बट कोविड आ गया, उसकी वजह से बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा। तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखना चाहते हैं तो मैंने ग्राफ बनाया है एक, इसमें आप देखेंगे तो डिप आती है थोड़ी सी, बट उसके बाद ये कंसिस्टेंटली ग्रो किए जा रहा है। ग्राफ काफ़ी ही लीनियरली ग्रो कर रहा है। और कोविड में क्या हुआ ना, वो जो 5 रुपये वाला पैकेट था विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू सेल्स, दैट वेंट आउट ऑफ एक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट, और इनका स्कूल्स वगैरह में डिमांड था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में डिमांड था, तो बंद होने की वजह से इनका बिजनेस ठंडा पड़ गया था, तो उसकी वजह से इनको ये इम्पैक्ट झेलना पड़ा। बट तभी इन्होंने हायर प्राइस पॉइंट के नमकीन्स वगैरह निकाले 20 से 50 रुपए के बीच में, एंड वो उनको टेक ऑफ करने में हेल्प किया और सर्वाइव भी करने में हेल्प किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, आज के दिन में इसका बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो हो गया है। मुझसे पूछेंगे तो ये 2 डाइवर्स पोर्टफोलियो है। कुछ लोगों को ये सही भी लग सकता है। आई बिलीव कि थोड़ा सा फोकस्ड पोर्टफोलियो हो तो ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर मिल पाता है। 125 SKUs हो गए हैं आज के दिन इसके पोर्टफोलियो में, एंड ये सारा ना जब चेस कर रहा है ग्रोथ और जब ये फटाफट बढ़ रहा है आगे, तो सबको लगता है यार प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही होगी, सेल्स बढ़ रही है तो एटसेट्रा, बट ऐसा जल्दी से होता नहीं है अगर आप उसको एज अ स्ट्रेटजी चेज ना करो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्सपैंड तो कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, बट इनका EBITDA मार्जिन्स हैव बीन इम्पैक्टेड। जस्ट लुक एट द ग्राफ, आपको दिखेगा 8.5% से 8.5% से 3.81% पे आके रह गया है, विच हैज़ डिक्लाइंड कंसिस्टेंटली। और आप देखोगे कारण भी आपको दिखेगा बहुत ही क्लियरली कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होता है, या तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, या प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ गया है, या ओवरहेड्स बढ़ गए हैं। अभी ओवरहेड्स मुझे लगता है बढ़े हो सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो रही होगी फैक्ट्रीज़ की। मुझे इतना ज़्यादा डीपर डेटा मिला नहीं, यूजुअली ये सारे कंपनी के ऑपरेशनल मेट्रिक्स होते हैं, बट अगर अपन जांच करें, देखें डीपर इसमें, तो मुझे लगता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स पूरा नहीं हो पा रहा है इसमें। एंड इसका रॉ मटेरियल का भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल्स, जैसे कि पोटैटो वगैरह जो ये यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी रहा है, तो ये मार्जिन प्रेशर्स इनको हिट कर रहा है, एंड इन्हें भी अपनी क्वांटिटी थोड़ा कम करनी पड़ेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्वांटिटी जब कम करते हैं और प्राइस सेम रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डैशफ्लेशन करके नाम है इसका, आप बताइएगा ये डैश क्या है। और देखिए, मेरे लिए ना एक बहुत ही वार्निंग सिग्नल होता है, मैं कुछ 4-5 चीज़ें हमेशा देख लेता हूँ कंपनी की पहले कि भाई इसमें डीप जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, स्टोरी कितनी ही इंस्पायरिंग हो, स्टोरी के लिए फुल मार्क्स। तो इसमें देखिए मुझे तो लग रहा है प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स, तो उस पर्सपेक्टिव से भी पता नहीं अब ये क्यों कर रहे हैं, इन्हें खुद ही ये ओवर प्राइस लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं इसको इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ आपको कि इसमें इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका असेसमेंट क्या हो सकता है। And you can see a clear sell-off of 6 to 7 percentage points between September 2022 to December 2023.
तो मे बी ये कंपनी उतने अच्छे से भी रिकवर नहीं कर पाई है आफ्टर कोविड, या फिर कहते हैं ना इसने अपने पैर ज़्यादा फैला लिए जितनी बड़ी चादर थी उससे। हालांकि फैलाना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स का काम भी यही होता है कि पैर फैलाते रहें, बट कहीं पे ध्यान रखना चाहिए कि कैश फ्लो हैम्पर ना हो। और हम आएंगे कैश फ्लो के बारे में भी, एक चार्ट ज़रूर देखेंगे उसका भी। बट यार कुछ भी हो, हैट्स ऑफ टू द फाउंडर कि यार कि कोई इजी फीट नहीं है कि 100 स्क्वायर फीट के एक रूम से इतनी बड़ी कंपनी बना देना, 1600 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ईयरली क्रिएट कर देना। तो हम जितनी भी कमेंट्री करें, बट फाउंडर को तो शाबाशी देनी ही चाहिए हमें। और यार मैंने ना पर्सनली डिस्कवर किया है दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस कंपनी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आगे और चार्ट्स एंड ग्राफ्स शेयर करता हूँ। सबसे पहला तो लेसन है स्टार्ट स्मॉल एंड गो डीप, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैसे डीप जाता गया अपने सेक्टर में। एंड इस लेजर शार्प फोकस की वजह से इसने ऑर्गेनाइज स्नैक्स फूड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर लिया। आप ऑर्गेनाइज फूड मार्केट का एक ये ग्राफ देख सकते हो, 43,800 करोड़ रुपीस का ब्रेकअप आपको दिखेगा स्क्रीन पे। पोटैटो चिप्स में कितना है, स्नैक्स में कितना है, ब्रिज कितना है, मतलब रैंडम एक्सट्रूजन और गाठिया वगैरह, और नमकीन में कितना है। फिर इनका दूसरा जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगा था ना, वो था कि यार ये अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए स्ट्रैटेजीज नहीं लगाते हैं, और वो स्ट्रैटेजीज को फिगर आउट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी इन्होंने ट्रेडिशनल रूट्स भी काफ़ी अपनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार रीइन्वेंट करते हैं व्हील को, बट ये कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते हैं। थर्ड जो बहुत अच्छा लेसन है इसमें इज दैट कैश फ्लो इज किंग। आप देख रहे हो कि ये कंपनी कैसे स्ट्रगल कर रही है, आपने देखा स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, तो ये कंपनी ना फ्री कैश फ्लो उतना जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर आप 2020 से 2021 से 2022 2023 देखोगे, 2021 में तो आपको एक स्पाइक दिखेगा ज़रूर, उसके बाद से एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन दिखेगी आपको। ये इसके लिए है कि इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये बार बार केपेक्स करते जा रहे हैं टू इंक्रीज देयर प्रॉब्ली डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रहे हैं, केपेक्स उसमें मोटा जा रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको इंक्रीज करना है, तो इन्वेंट्री में भी थोड़ा बहुत पैसा अटक रहा होगा। फ्री कैश फ्लो क्या होता है फटाफट बता देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो ऑपरेशन से आप कैश जनरेट करते हो, माल बेच के, मटेरियल यूज़ करके, प्रोसेस करके, उसमें जो पैसा लगा, उसके बाद माल बेचते हो, माल बेच के आपको कुछ पैसा मिलता है, वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। फ्री कैश फ्लो होता है ईयर एंड पे देखा जाता है कि फ्री कैश फ्लो कितना बचा, विच इज़ बेसिकली साल भर में ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कितना पैसा बनाया माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा लगाया। ठीक है, कंपनी ने मोटा काफ़ी डेट वगैरह भी साफ किया है। 30 करोड़ का आई थिंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली द नंबर वाज अराउंड 30 करोड़ का इन्होंने डेट भी क्लीन किया है। तो जैसे ही कैश फ्लोज प्रेशर में आते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ग्रो करना, क्योंकि आपके पास कैश नहीं बचता है मार्केटिंग वगैरह के लिए स्पेंड करने के लिए। तो और आप देखोगे तो प्लांट्स वगैरह भी इन्होंने बहुत सारे खोले। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था 14 प्लांट्स हैं इनके, तो आप देखो कि इतने सारे इनके रीजन्स में प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह, पैन इंडिया ये फैले हुए हैं। And lastly, the most important lesson, which is not probably from the company, but from the founder himself, that never give up. यार जर्नी प्रताप स्नैक्स की ना इजी नहीं ही रही होगी, देख के भी लग रहा है। इतने सालों से मेहनत की है, अर्ली डेज में उन्होंने खुद के लाइफ में इतने फेलियर्स देखे, उसके बाद भी इतनी बड़ी कंपनी बना देना, हैट्स ऑफ। एंड उन्होंने एक ग्लोबल पैंडेमिक देखा, कंपनी को इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट विद ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड पैशन, Amit and team overcame these challenges and became worthy rivals to their long-standing competitors. And maybe that's why, जी हाँ, हल्दीराम अक्वायर करने के लिए देख रहा है एक majority stake in this company. With Pratap Snacks in its kitty, Haldiram wants to expand into the potato chips segment also. हल्दीराम का तो massive ही distribution है, अलग वीडियो में अपन डिस्कस कर भी सकते हैं कि इनकी स्टोरी क्या रही है, बट इनको ये पोटैटो चिप सेगमेंट में फ़ायदा मिल सकता है प्रताप स्नैक्स के साथ पार्टनर करके। प्रताप स्नैक्स को क्या मिलेगा? उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इतना बड़ा एक कैश फ्लो जायंट है हल्दीराम, तो वहाँ से उसको कैश फ्लो के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स कम हो रहे हैं, EBITDA गिर रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक प्रताप स्नैक्स को नीड तो ज़रूर है इस सपोर्ट की। बट ये खरीदना बेचना, ये धंधा तो चलता रहेगा। देखना ये होगा कि इस एंटरप्रेन्योर की भूख इसको कहाँ तक लेकर जाती है। पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।